अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MC मैथ 404। मैंने बहुत से दोस्तों की ख्वाहिश पर यह चैनल शुरू किया है और मुझे उम्मीद है कि यह चैनल जल्द ग्रो करेगा। इस चैनल पर मैं 9th क्लास साइंस ग्रुप मैथ का सिलेबस स्टेप बाय स्टेप सारा समझाऊंगा और मुझे उम्मीद है कि ये आपको सारा समझ आएगा। ये यूट्यूब पर वाहद चैनल इंशाल्लाह होगा जो उर्दू और इंग्लिश मीडियम दोनों में आपको गाइड करेगा। और मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस फर्स्ट चैप्टर का नेम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, मतलब कालब और कालबों का मकता। कालब, इस चैप्टर में हम कालब और कालबों का मकता पढ़ेंगे। कालबों का मकता भी इस चैप्टर के एंड पर तकरीबन दिया गया है जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के शुरू में मैट्रिसेस मैट्रिक्स की जमा है। मैट्रिसेस जमा है और मैट्रिक्स इसका वाहद है, इसका मतलब होता है कालब। सबसे पहले हम मैट्रिक्स की तारीफ या डेफिनेशन करते हैं और बाद में मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा। चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैट्रिक्स होता क्या है? Matrix an array of real numbers array of real numbers a matrix is an array of real numbers such as 0 1 2 3 and so on, and then enclosed पहले मैं अभी आप डेफिनेशन लिख देता हूँ, बाद में आपको एक्सप्लेन करूँगा। then enclosed in ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स आई ये ब्रैकेट्स। an array of real numbers such as 0 1 2 3। मैट्रिक्स होता क्या है? मैट्रिक्स होता है रियल नंबर्स की ऐसी अरेंजमेंट। अरे का मतलब होता है अरेंजमेंट, तरतीब देना। रियल नंबर्स की ऐसी अरेंजमेंट जो और बाद में उनको ब्रैकेट्स में बंद कर देना मैट्रिक्स कहलाता है। फिर समझा देता हूँ। मैट्रिक्स होता क्या है? रियल नंबर्स को ऐसी तरतीब देना और बाद में मुस्ततीली तरतीब देना और बाद में उनको ब्रैकेट्स में बंद कर देना ही मैट्रिक्स कहलाता है। इसके बाद हमें एग्जांपल से समझते हैं मैट्रिक्स होता क्या है। एग्जांपल है इसकी। और मैट्रिक्स को हम हमेशा कैपिटल लेटर से शो करते हैं। उसका नाम रखना होता है ना, इसलिए उसका नाम हमेशा कैपिटल लेटर में होता है। फ़र्ज़ करें ये ए मैट्रिक्स है, इसका हम हमेशा बड़ा कैपिटल नेम रखेंगे। और ये रियल नंबर्स हैं 0 1 2 4 3 6। ये इनकी एक ऐसी तरतीब है मैट्रिक्स की, रियल नंबर्स की तरतीब होगी और बाद में इनको ब्रैकेट्स में बंद कर देना है। ये देखिए, ये ब्रैकेट्स में बंद कर दिया तो ये एक मैट्रिक्स हो गया है। अब मैं उर्दू में इसकी तारीफ़ कर देता हूँ। हकीकी अदाद का एक मुस्ततीली उफ़की और अमूदी कतारी खाका जो ब्रैकेट से मुहित किया गया हो वो एक कालब कहलाता है। मैट्रिक्स को उर्दू में कालब कहते हैं। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। उर्दू मीडियम के लिए मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ। हकीकी अदाद का एक मुस्ततीली उफ़की और अमूदी कतारी खाका, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर। और इसको मैट्रिक्स को उर्दू में कालब कहते हैं। इसके हकीकी अदाद का एक मुस्ततीली और मुस्ततीली उफ़की और अमूदी खाका, मुस्ततीली उफ़की और अमूदी खाका जो ब्रैकेट से मुहित किया गया हो।
जो ब्रैकेट से मुहित किया गया हो कालब कहलाता है। मुहित किया गया हो कालब कहलाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं। इससे आगे है हमारा कालब। मैट्रिसेस में होती हैं उफ़की और उमूदी यानी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। ये वो मैं आपको समझा देता हूँ। रोज़ एंड कॉलम्स। रोज़, ये रोज़ हैं और ये कॉलम्स हैं। ये मैं आपको तफसील से समझा देता हूँ। रोज़ एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स। रोज़ एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले मैं एक मैट्रिक्स यहाँ लिखता हूँ, सपोज मैट्रिक्स ए। ये मैंने सपोज मैट्रिक्स ए लिख दिया यहाँ पर। 0 1 2 3 4 5 2 3 7। ये मैंने एक मैट्रिक्स लिख दिया। अब इसमें रोज़ कौन सी हैं और कॉलम्स कौन से हैं। रोज़ की मैं तारीफ लिख देता हूँ। इन मैट्रिक्स ए the entries presented by the entries presented का मतलब होता है शोज होना, शो होना। presented in horizontal way। horizontal मतलब उफ़की। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है उफ़की। कॉल्ड रोज ओ मैट्रिक्स। रोज ओ मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स ए में तमाम एंट्रीज होता है नंबर्स। ये जो भी तमाम एंट्रीज हैं वो शोज हो करती हैं हॉरिजॉन्टल वे। हॉरिजॉन्टल रास्ता, हॉरिजॉन्टल कहते हैं इसको, हॉरिजॉन्टल कहते हैं। मैं आपको समझा दूँ, ये हॉरिजॉन्टल है जो सीधा होता है ऐसे, ये हॉरिजॉन्टल है। और ये उमूदी यानी उफ़की है, ये उफ़की है। अब इसमें कितनी रोज़ हैं, ये एक हो गई हॉरिजॉन्टल, ये दूसरी, ये तीसरी हॉरिजॉन्टल, यानी इसमें 3 रोज़ हैं। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। इन मैट्रिक्स से दी एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वे कॉल्ड रोज ऑफ मैट्रिक्स। मैं उर्दू मीडियम के लिए भी रिपीट कर देता हूँ। कालब ए में, कालब मैट्रिक्स, इन मैट्रिक्स से यानी कालब ए में तमाम नंबर्स, तमाम हिस्से जो हॉरिजॉन्टल रास्ता इख्तियार करते हों, हॉरिजॉन्टल रास्ता शो करते हों, वो रोज़ कहलाती हैं यानी कतारें कहलाती हैं। आगे हम कॉलम्स, आगे आ गया है कॉलम्स। कॉलम्स क्या होता है? कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए, उसी मैट्रिक्स है, उसी कॉलम में। इन मैट्रिक्स ए एंट्रीज प्रेजेंटेड, शो होना, प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे यानी अमूदी। ये जो होता है ना, ये इसको अमूदी कहते हैं, यानी वर्टिकल वे कॉल्ड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स। इसकी भी पिछले एग्जांपल से ये देख सकते हैं। ये वर्टिकल होता है ऐसे, ये वर्टिकल है हमारे, ये भी वर्टिकल है, ये भी वर्टिकल है, ये भी वर्टिकल है, यानी इसमें 3 कॉलम्स हैं। ये कॉलम 1 है C1, ये कॉलम 2 है C2, ये कॉलम 3 है C3।
आसान है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई। मैं फिर भी रिपीट करता हूँ, रोज एंड कॉलम्स जो एक मैट्रिक्स में हॉरिजॉन्टल रास्ते पे होती हैं, हॉरिजॉन्टल शो करती हैं, जो एंट्री हॉरिजॉन्टल होती हैं वो इस कॉलम की, इस मैट्रिक्स की रोज कहलाती हैं, और जो वर्टिकल होती हैं यानी जो एंट्रीज वर्टिकल शो करती हैं वो इस मैट्रिक्स की कॉलम्स कहलाते हैं। अब चलते हैं हम आगे। आगे आइए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है? कालब का मर्तबा, उर्दू में इसका मतलब है कालब का मर्तबा। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में लिखते हैं हम, इसकी पहले डेफिनेशन लिखते हैं, बाद में आपको समझा देता हूँ। द नंबर ऑफ रोज, द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, number of columns in matrix specifies its order, specifies यानी उसके ऑर्डर मर्तबे के लिहाज से, specifies its order। अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑर्डर मैट्रिक्स होता क्या है? कालब का मर्तबा, एक मैट्रिक्स में रोज एंड कॉलम्स की तादाद का ऐसा मर्तबा उसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। मैं एक काफ़ी उर्दू मीडियम के लिए समझा देता हूँ। कालमों की तादाद और कतारों की तादाद एक कालब में उसका मर्तबा कहलाता है। इसकी एग्जांपल देकर आपको समझाता हूँ। फिर समझा देता हूँ ऑर्डर मैट्रिक्स होता क्या है। द नंबर ऑफ रोज यानी रोज एंड कॉलम्स की तादाद, एक मैट्रिक्स में रोज एंड कॉलम्स की तादाद ही उसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाती है। मिसाल के तौर पर ये मैट्रिक्स ए है, इसमें ये लिखा हुआ है 0 1 2 3, ये एक मैट्रिक्स है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखने का एक तरीका है, उस तरीके को फॉलो करते हुए ही आप लिखेंगे, क्योंकि ये बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, सबसे पहले आपने लिखना है नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज कितनी है इसमें, जो हॉरिजॉन्टली शो कर रही है, ये 2 रोज है। फिर आपने लिखना है नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें कितने, तो वर्टिकल वे पे 2 ही हैं। अब इसका लिखने का तरीका क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये है ऑर्डर ऑफ ए। सबसे पहले आपने लिखना है नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज कितनी है 2। फिर आपने लिखना है डैश, फिर बाय, फिर नंबर ऑफ कॉलम्स 2 कितने हैं 2। ये है रियल मेथड है ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखने का, और ये बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये जब मैंने खुद पेपर दिए थे तो ये भी आया था, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है। उर्दू मीडियम के लिए मैं एक दफ़ा फिर समझा देता हूँ। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यानी कालब का मर्तबा, एक कालब में कालमों की तादाद और कतारों की तादाद ही उसका कालब का मर्तबा कहलाता है। इंग्लिश मीडियम के लिए भी समझा देता हूँ। एक मैट्रिक्स में रोज़ एंड कॉलम्स की जो तादाद है वही उसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाती है, और यही इसके लिखने का एक रियल मेथड है। पहले नंबर ऑफ रोज़ 2, नंबर ऑफ कॉलम्स, ये जो भी उन्होंने दिया हो आपको मैट्रिक्स उसका। अब ऑर्डर ऑफ ए 2 बाय डैश बाय 2। इसके आगे है इक्वल मैट्रिक्स यानी मुसावी कालब। इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स होता क्या है? इक्वल मैट्रिक्स यानी मुसावी कालब। इसके सामने मैं लिख देता हूँ मुसावी कालब, मुसावी कालब। अब हम इसकी पहले डेफिनेशन लिखते हैं, इसके साथ साथ ही आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। इक्वल मैट्रिक्स होते क्या हैं? सपोज कर लेते हैं लेट ए एंड
ये मैट्रिक्स का जो भी आपने नेम रखना है, मैंने आपको बताया हमेशा कैपिटल रखना है, ये कैपिटल। एंड बी आर टू मैट्रिसेस, मैट्रिक्स नहीं लिखेंगे हम यहाँ, मैट्रिसेस लिखेंगे क्योंकि टू है, मैट्रिक्स एक है, टू मैट्रिसेस, मैट्रिसेस इफ the matrix A, the matrix A, the matrix A, the matrix A is said to be equal to B if, इन दो लाइनों को मैं आपको मतलब समझा देता हूँ, बाद में हमने अगले पेज पर जाना है। पहले हमने सपोज किया दो मैट्रिक्स जो कि आपस में इक्वल हो सकते हैं, कैसे? मुसावी कॉलम, लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स, ये हमारे पास ए एंड बी दो कॉलम हैं। दी मैट्रिक्स ए, हम ए को बी के इक्वल इस तरह कहेंगे जब ये दो शर्तों पर पूरा होगा। अब वो दो शर्तें कौन सी हैं वो मैं आपको लिख देता हूँ। पहली शर्त है, पहली शर्त, पहला रूल, यानी ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी के बराबर हो, यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। पहली शर्त ये है कि दो मैट्रिक्स के इक्वल होने के लिए उनका ऑर्डर भी आपस में इक्वल होना चाहिए। ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। पहली शर्त तो ये है कि दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल इस तरह होंगे कि उनका आपस में ऑर्डर इक्वल हो, यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी आपस में बराबर हो। अब दूसरी शर्त ज़रा अलग है आपसे। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त है देयर कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। अब इसका मैं आपको समझा देता हूँ, पहले लिख लूँ। देयर कोरस्पॉन्डिंग, ये लफ्ज़ आपने पहली मरतबा सुना होगा, कोरस्पॉन्डिंग। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो तो इसको जानते होंगे, लेकिन उर्दू मीडियम वालों के लिए मुश्किल है। देयर कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज मैंने पहले बताया गया हिंदी से, यानी नंबर्स। एंट्रीज आर इक्वल, देयर कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, देयर कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। कोरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है मतनाजरा, यानी आमने सामने वाले, मतनाजरा। इसकी मैं एग्जांपल भी आपको दे देता हूँ। मतनाजरा, उनके जो मतनाजरा आमने सामने वाले दोनों मैट्रिसेस के नंबर्स हैं वो आपस में बराबर होने चाहिए। पहली शर्त ये है कि दो मैट्रिसेस इस तरह आपस में इक्वल हो सकते हैं कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर आपस में इक्वल हो। दूसरी शर्त ये है कि उनके मतनाजरा यानी आमने सामने वाले नंबर्स आपस में बराबर हों। अब मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। एग्जाम्पल, फर्स्ट करें ये मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए 0 1 2 3, और ये मैट्रिक्स बी है 0 2 -1 2 2 जमा 1। ये मैट्रिक्स दूसरा है। अब मैं समझा देता हूँ। अब इनका पहली शर्त जो देखते हैं वो पूरी उतरती है कि नहीं। पहली शर्त है कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। इसका ऑर्डर देखें, ऑर्डर होता है क्या? कॉलम्स एंड रोज एंड कॉलम्स की जो तादाद होती है। इसमें रोज कितनी है? 2, कॉलम्स कितने हैं? 2। इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हुआ? 2/2। अब इसका देखते हैं, इसमें रोज कितनी है? 2, इसमें कॉलम्स कितने हैं? 2, इसका भी ऑर्डर 2/2 हुआ। इसका मतलब है पहली शर्त तो हमारी पूरी उतरती, पहली शर्त हमारी पूरी हो गई है। इसका पहली शर्त के मुताबिक ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। अब दूसरी शर्त हम देखते हैं क्या है। दूसरी शर्त है जरा कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। कोरस्पॉन्डिंग ये होती हैं, ये यहाँ पर 0 है ना, तो यहाँ पर भी 0 ही होना चाहिए। ये यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 - 1 करें तो यहाँ पर भी 1 ही आएगा। ये भी आपस में बराबर है। कोरस्पॉन्डिंग मतलब ये 3 है, 2 + 1 भी 3 ही होता है, और ये 2 के बराबर है। ये कोरस्पॉन्डिंग होते हैं हमने सामने वाले। 0 इसके सामने है, 2 इसके सामने है। इसका मतलब दूसरी शर्त भी पूरी हो सकती है, और हम कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। दोनों शर्तें हमारी पूरी होती हैं। देयर कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ,
हमारी डेफिनेशन थी तो बेसिक थोड़ी सी वो हमारी हो गई हैं, और उसके बाद ही हमारी होगी एक्सरसाइज, क्योंकि सारी एक्सरसाइज उसी के मुताबिक होती है। ये एक्सरसाइज है जी। एक्सरसाइज में पहला सवाल देखें तो ये है, फाइंड दी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। अभी हम मैट्रिसेस का ऑर्डर पढ़ के आए हैं, इसमें से मैं 3-4 आपको करके दिखाऊंगा, बाकी आपने खुद करने हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस यानी रोज बाय कॉलम्स की तादाद। मैं आपको करके दिखाता हूँ। एक्सरसाइज 1.1 पहला सवाल है, और फाइंड दी ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। ऑर्डर ऑफ पहला जूज है इसका लिखते हैं। ये पहला तो आपने कर लिया, इसकी मैंने एग्जांपल भी दी थी एक। अब हम ये करते हैं डी, और डी है जी, डी है क्या, डी लिखते हैं हम 406। ये मैट्रिक्स ले लिया हमने। अब मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर मैट्रिक्स लिखने का रियल मेथड क्या है। सबसे पहले नंबर ऑफ रोज, सबसे पहले आपने लिखना है नंबर ऑफ रोज। ये हम नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज कितनी है इसमें, ये हॉरिजॉन्टल वे पे जो है, ये नंबर ऑफ रोज कितनी है 3। नंबर ऑफ रोज कितनी है 3। इसके बाद लिखना है नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम कितने जो वर्टिकल वे पर हैं, ये सिर्फ नंबर ऑफ कॉलम सिर्फ एक ही है, यानी एक। अब इसका ऑर्डर लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ डी। ऑर्डर ऑफ डी क्या है, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रोज कितनी है 3, इसका 3 लिख दें, डैश बाय नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 1, और ये है इसका ऑर्डर ऑफ डी। अब मैं आपको एक और सवाल कराता हूँ। सवाल नंबर 2 है, सवाल नंबर 2 है जी कर लेते हैं। जी, जी क्या है, जी है 2 3 0 1 2 3 2 4 5। अब इसका ऑर्डर ऑफ क्या है, ये नंबर ऑफ रोज आपने खुद यहाँ लिखनी है, मैं सिर्फ इसका ऑर्डर ऑफ लिखूंगा, समझा दूंगा वैसे आपको। ऑर्डर ऑफ जी, ऑर्डर ऑफ जी का, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ रोज यानी हॉरिजॉन्टल वे पर ये 3 है, ये और ये। नंबर ऑफ रोज कितने 3, इसका मतलब 3 हो गया, डैश बाय नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, ये ऐसे वर्टिकल वे पर नंबर ऑफ कॉलम्स कितने 1 2 3, नंबर ऑफ वर्टिकल भी 3 है, यानी इसका 3/3 हो गया। ऑर्डर ऑफ जी भी 3/3 हो गया। मैं एक क्वेश्चन और कराता हूँ, बाद में आप अगले खुद बाकी खुद करेंगे आप। अब अगला सवाल है, ये सिर्फ एफ करते हैं। ये एफ है जो एफ सिर्फ 2 लिखा हुआ है, एफ, इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालना है। सबसे पहले ऑर्डर ऑफ एफ लिखेंगे हम। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, शॉर्ट सवाल में आ जाता होता है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। ऑर्डर ऑफ एफ क्या है, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, एक ही रो है, मतलब एक। नंबर ऑफ कॉलम्स एक ही हैं, बाय डैश 1। और ऑर्डर ऑफ एफ, ये हो गया है ऑर्डर ऑफ एफ। इसके बाद क्वेश्चन आता है, मैं आपको समझा दूँ। ये क्वेश्चन है एक, आपको नज़र आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। ये आता तो कम होता है, लेकिन आपको समझाया हुआ है इसलिए आप खुद करेंगे, मैं भी आपको करा देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, इन दोनों में से कौन से दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। ये जो ए है, अब बताएंगे, ए है, एक रो है एक कॉलम है, इसके बराबर कौन होगा, ए के बराबर हम ढूंढते हैं। अब ए के बराबर है सी, 5 - 2 करें तो 3 आता है, यानी ए इक्वल है सी के, ए इक्वल है सी के। इसके बाद बी आता है 3 और 5, 3 5 अब 3 और 3 जमा 2 5, यानी बी इक्वल है आई के, बी इक्वल है आई के।
अब डी इक्वल आता है 5 और 3। 5 और 3 बी के इक्वल क्यों नहीं, क्योंकि उनके आमने सामने वाले कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल नहीं है। ये 5 3 है, वो 3 5। डी इक्वल होगा, अब हम ढूंढते हैं डी किसके इक्वल है। डी इक्वल है, मैं आपको बताता चलूँ, डी इनमें से किसी के भी इक्वल नहीं है। डी अकेला ये किसी के इक्वल नहीं है। ढूंढ ले। ई इज इक्वल टू ई 4, ई एच के भी इक्वल है, ये आप देख सकते हैं, इनके आमने सामने वाले बराबर हैं। एच के भी इक्वल है और ये जे के भी इक्वल है। ये देखो 2 जमा 2, 2 माइनस 2, बिल्कुल जे के भी इक्वल है। ये आपको पता लगा कौन से मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। अब ये थर्ड सवाल है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स कोएफिशिएंट। ये सवाल बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैंने पेपर दिया तब भी ये शॉर्ट सवाल के पॉइंट ऑफ व्यू से आया था। बिल्कुल ये आएगा, क्योंकि ये एक्सरसाइज 1.1 है और ये पहली ही एक्सरसाइज है। इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन, ऊपर वाले इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन इंशाल्लाह आएगा आपको। ये मैं आपको करा देता हूँ सारा। सवाल नंबर 3 है, 3 है जी, ए जमा सी, सी माइनस 1, ए जमा 2b, 4d माइनस 6, ये इक्वल हैं। ये इक्वल मैट्रिसेस वाला हिसाब हो गया, लेकिन इक्वल नहीं है, लेकिन इनको सपोज करना है कि ये इक्वल हैं, फिर ही ये सवाल हल होगा। 3 2d, ये मैंने लिख लिया, क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख ली है। अब हम करते हैं। ये सवाल इस तरह हल होगा कि इनके आप जो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज होती हैं उनको हम सबसे पहले एक दूसरे के इक्वल रखेंगे, फिर बारी बारी सबकी वैल्यू निकालेंगे और एक दूसरे में रखकर इनकी तमाम की वैल्यू ए बी सी डी की वैल्यूज़ निकाल देंगे। सबसे पहले हम इनके आमने सामने वाली यानी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल रखते हैं। यानी ए जमा सी किसके इक्वल है, 0 के। इक्वेशन 1 ए जमा सी इज इक्वल टू 0, इसको नाम देते हैं हम इक्वेशन 1। इसके बाद ये देख c माइनस 1 इज इक्वल टू 3, c माइनस 1 इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन नंबर 2 है। इसके बाद a जमा 2b इज इक्वल टू माइनस 7, ये इक्वेशन 3 है। इसके बाद 4d माइनस 6, 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d, ये इक्वेशन 4 है। अब इसको हल करते हैं, क्योंकि किसी भी इक्वेशन में नहीं हल हो सकती, पहले सी की हल करेंगे, क्योंकि उसमें 2 वैल्यूज दी हुई हैं, 2 डिजिट दिए हुए हैं, और किसी में भी 2 नहीं दिए हुए, इसलिए वो हल नहीं होंगे। सबसे पहले हम फ्रॉम 2, c माइनस 1 इज इक्वल टू 3, ये माइनस 1 इधर जाकर प्लस हो जाएगा, c इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। c की वैल्यू हमारे पास आ गई है 4। अब हम c की वैल्यू को पहली इक्वेशन में रखेंगे और a की भी वैल्यू आ जाएगी। अब हम रखते हैं a जमा सी इज इक्वल टू 0। अब c की वैल्यू हमारे पास है, c इज इक्वल टू 4, a इज जमा 4 इज इक्वल टू 0, ये 4 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, a इज इक्वल टू माइनस 4, a की भी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब वैल्यूज रखी हैं b एंड d की, b एंड d की वैल्यूज रखी हैं, a की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब ये क्वेश्चन है 4, फ्रॉम 4 पहले निकाल लेते हैं, फ्रॉम 4, 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d, ये 2d इधर जाकर माइनस हो जाएगा और 6 उधर जाकर प्लस हो जाएगा, 4d माइनस 2d इज इक्वल टू 6, ये 2d रह गया और ये 6 हो गया, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा d इज इक्वल टू 3। d की भी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, d इज इक्वल टू 3, d की भी वैल्यू आ चुकी है। इसके बाद सिर्फ वैल्यू रह गई है b की, ये हमारे पास a जमा 2b माइनस 7 है,
-7a-2b -7 a जमा 2b इज इक्वल टू -7 फ्रॉम 3 से, ये उर्दू मीडियम के लिए 3 से वो लिख सकते हैं, फ्रॉम का मतलब से होता है। a जमा 2b इज इक्वल टू -7। अब हमने a की वैल्यू तो निकाली हुई है, a की वैल्यू क्या थी, a की वैल्यू थी -4, -4 a के में रखेंगे, -4 जमा 2b इज इक्वल टू -7 इज इक्वल टू -4 जमा 2b इज इक्वल टू -7। अब ये -4 है, इधर जाके +4 हो जाएगा, 2b इज इक्वल टू -7 + 4, ये +4 हो जाएगा। +4 के बाद ये -3 आएगा, 2b इज इक्वल टू -3। अब b इज इक्वल टू, ये 2 इधर जाकर डिवाइड होगा, -3/2। इस तरह ये तमाम कीमतें हमारे पास आ चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। ये सारा आपने नोट कर लेना है, ये डेफिनेशन जो मैं आपने आपको समझाया सारा कुछ नोट कर लेना है। ये हमने पहले सी की कीमत निकाली सेकंड इक्वेशन को हल करके, फिर हमने फर्स्ट इक्वेशन में सी की कीमत लगाई और ए की वैल्यू आ गई हमारे पास, फिर ए की वैल्यू नहीं हमने निकाली, सीधा हमने 4 इक्वेशन को हल किया क्योंकि वो सीधी सीधी वैसे ही हल हो जाती है। इसके बाद हमने थर्ड इक्वेशन में बी के ए की वैल्यू लगाई और बी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, ये आप देख सकते हैं। इस तरह हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी समझ आई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो इंशाल्लाह आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूँ। मेरे सर कहते थे कि अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आई तो वो मेरा कसूर है, यानी सर का कसूर है। लेकिन जब बच्चे ने नहीं पूछा है मुझे सर ये समझ नहीं आया, तो वो बच्चे का कसूर है, सर का कसूर नहीं। इसलिए आप जो भी बात आपको समझ नहीं आई है, शुरू से लेकर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ आई, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपके हर सवाल का जवाब दूँ और इंशाल्लाह आपको एज सून एज पॉसिबल ज़रूर रिप्लाई करूँगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।